हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी शानदार वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है वह एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से उनसे संबंधित संपूर्ण डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वामी भक्त पन्नाधाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के प्राणों की रक्षा की थी। तो पन्नाधाई जो है दोस्तों, इनके द्वारा मेवाड़ के किस राजकुमार के प्राणों की रक्षा की गई थी। तो उदय सिंह द्वितीय जो है दोस्तों, इनकी रक्षा पन्नाधाई के द्वारा की गई थी। यानी कि उदय सिंह की जो रक्षा थी वो पन्नाधाई के द्वारा की गई थी। अब पन्नाधाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप देखिए। पन्नाधाई का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट पांडोली गांव में हागला गुज्जर के घर हुआ। पन्नाधाई मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय यानी कि महाराणा प्रताप के पिता की धाई माँ थी। तो ये महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जो हो जाएंगे, उनकी धाई माँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया। स्वामी भक्त पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाकर, तो अपने पुत्र चंदन को इन्होंने उदय सिंह की जगह सुलाकर उनकी रक्षा की। पन्नाधाई उदय सिंह को लेकर देवलिया के जागीरदार राय सिंह के पास शरण ली। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने कहाँ पर शरण ली, तो देवलिया के जागीरदार राय सिंह के पास इन्होंने शरण ली थी। इन्होंने रक्षा किसकी की थी, उदय सिंह की थी। अपने पुत्र चंदन का इन्होंने बलिदान दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। किसने? बनवीर ने। तो ये बात एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला सवाल देखिए, नानाभाई खाट किस जिले के रहने वाले थे। तो नानाभाई खाट के बारे में अगर पूछा जाए ये किस जिले के रहने वाले थे, तो ये आपके डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। नानाभाई खाट डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव के रहने वाले थे। डूंगरपुर प्रजामंडल ने 1947 में माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में डूंगरपुर सेवक संघ के पाठशालाओं का संचालन किया। तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने 1947 में माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में डूंगरपुर सेवक संघ ने पाठशालाओं का संचालन किया था 1947 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके निर्देशन में किया था, तो माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में किया था। अध्यापक नानाभाई खाट जो थे, इन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने कहा जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशालाओं को बंद नहीं होने दूंगा। ये किसने कहा? नानाभाई खाट ने कहा। और 18 जून 1947, ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 18 जून 1947 को डूंगरपुर राज्य पुलिस ने रास्तापाल गांव के अध्यापक नानाभाई खाट को पाठशाला में बंद करने से मना करने पर हत्या कर दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 18 जून 1947 को आपकी ये घटना हुई थी, रास्तापाल वाली घटना हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में किसका स्मारक बना हुआ है। तो यहाँ पर कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कालीबाई भील का जन्म डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में हुआ। नानाभाई खाट की मृत्यु के बाद भी पाठशाला के अध्यापक सेंगाबाई ने अध्यापन जारी रखा। तो दोस्तों, नानाभाई खाट की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो सेंगाबाई थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, अध्यापन जारी रखा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस कारण राज्य पुलिस सेंगाबाई को ट्रक के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटने लगी। पाठशाला की बालिका कालीबाई ने ट्रक के पीछे दौड़कर रस्सी को काट दिया तथा अध्यापक को पुलिस के आतंक से मुक्त करवाया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, कालीबाई जो है इन्होंने सेंगाबाई की रक्षा के लिए दोस्तों जो रस्सी बंधी हुई थी उसको काट दिया था। तो अध्यापक को पुलिस के आतंक से इन्होंने मुक्त करवाया था और कालीबाई यहाँ पर शहीद हो गई थी क्योंकि इनको गोली मार दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कालीबाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नानाभाई खाट की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद सेंगाबाई जो है इनकी रक्षा के लिए फिर कालीबाई ने बलिदान दिया। यह आपको ध्यान रखना है। जब कालीबाई अपने अध्यापक सेंगाबाई को उठाने के लिए झुकी तब पुलिस ने कालीबाई के पीठ पर गोली मार दी और 18 जून 1947 को ये गोली मारी गई थी और 20 जून 1947 को मृत्यु हो गई। डूंगरपुर की गैप सागर झील के पास 13 वर्षीय वीरबाला कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। तो दोस्तों 13 वर्षीय कालीबाई का स्मारक जो है ये आपका डूंगरपुर की गैप सागर झील पर बना हुआ है। तो ये गैप सागर झील वाला सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी। तो अमृता देवी जो है ये कहाँ की रहने वाली थी, ये आपसे पूछा गया है। तो अमृता देवी जो है दोस्तों ये खेजड़ली जोधपुर की रहने वाली थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अमृता देवी का नाम आपने सुना होगा। अमृता देवी विश्नोई जोधपुर के खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी
तो भाद्रपद शुक्ल की पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 1787 को मंगलवार के दिन जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी काटने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी। तो किसने भेजी थी दोस्तों? अभय सिंह ने भेजी थी गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, भेजी किसने थी? अभय सिंह ने। किसके नेतृत्व में भेजी थी? गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में। कब भेजी थी? तो अगर आपसे पूछा जाए तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 1787 को। यहाँ पर विक्रम संवत दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के वृक्ष काटने का विरोध किया। उसने यह कहते हुए जान देने को तैयार हो गई कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर के बदले वृक्ष बच जाता है तो भी सस्ता सौदा है। महाराजा के सैनिकों ने विरोध करने पर अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियों सहित 363 विश्नोइयों को मार दिया। तो यहाँ पर 363 विश्नोइयों को मार दिया गया दोस्तों। अमृता देवी थी और उनकी 3 पुत्रियां थी, उनके साथ ही 363 विश्नोइयों को मार दिया गया। और खेजड़ी गांव में अमृता देवी और शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। तो ये कुछ बातें थी। राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? अभी आपके सारे सवाल धीरे धीरे कवर हो जाएंगे दोस्तों। जो भी आपके क्लास 10th की किताब में दिए गए हैं वो सारा मटेरियल यहाँ पर इन्होंने कवर किया है। तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये दुर्गादास को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 ईस्वी में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? मारवाड़ के सालवा गांव में इनका जन्म हुआ था, दुर्गादास राठौड़ का। तो इस सालवा गांव आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ये जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे तथा ये भी जसवंत सिंह की सेना में रहे। तो ये जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे और ये जसवंत सिंह की सेना में भी रहे आपके दुर्गादास राठौड़। महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत 1707 तक राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी। तो शहजादा अकबर जो था दोस्तों, इसको भी औरंगजेब के विरुद्ध सहायता किन्होंने दी थी? दुर्गादास राठौड़ ने दी थी। यह सवाल आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफीउद्दीनिसा को इस्लाम धर्म की शिक्षा दी थी। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सपरिवार मेवाड़ चले गए। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई। तो इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 1718 में हुई, 22 नवंबर 1718 को दुर्गादास की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? उज्जैन में हुई थी दोस्तों, ठीक है। जहां इनकी समाधि बनी हुई है सिप्रा नदी के किनारे। इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा है। तो राठौड़ों का यूलिसेस किन्होंने कहा है? इनको कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है। और इनका स्मारक जो है वो कहां पर बना हुआ है दोस्तों? तो सिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन में बना हुआ है। यानी कि इनकी जो छतरी है वो आपकी सिप्रा नदी उज्जैन में बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो जयपुर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। अर्जुनलाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया था। तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया था। यह सवाल आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा कहां से ग्रहण की? बीए की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। उन्होंने यह कहते हुए जयपुर के प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया कि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये अर्जुनलाल सेठी के द्वारा कहा गया था और नौकरी करने से इन्होंने मना कर दिया था। अर्जुनलाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। सेठी ने जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तो 1905 में दोस्तों इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी। यह पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, होर्डिंग बम कांड, आरा कांड, इसके अलावा काकोरी कार्यवाही से संबंधित रहे हैं ये आपके। इन्होंने क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय नामक संस्था की स्थापना भी की थी दोस्तों। तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना आपके अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। निमेज हत्याकांड तथा दिल्ली षड्यंत्र के आरोप में इनको जयपुर में नजरबंद किया गया तथा 5 वर्ष पश्चात इनको वेलूर जेल में रखा गया। तो सबसे पहले तो इनको जयपुर में नजरबंद किया गया था निमेज हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र के केस में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, निमेज हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र के केस में इनको कहां पर रखा गया? तो पहले जयपुर में रखा गया, बाद में 5 वर्ष पश्चात इनको वेलूर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये वेलूर जेल में इनको रखा गया था अर्जुनलाल सेठी को। और ये सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 1920 में रिहा होने पर सेठी जी कुछ वर्ष कांग्रेस के में सक्रिय रहे तथा बाद में अजमेर दरगाह में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने लग गए। अजमेर में रहते हुए उन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकें लिखी। अब इन्होंने कहां पर रहते हुए ये पुस्तकें लिखी थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकें लिखी थी और अजमेर दरगाह में ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने भी लग गए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और 22 सितंबर आपके 1941 को दोस्तों अजमेर में सेठी का देहांत हो गया। तो 1941 में इनका देहांत हो गया था, 22 सितंबर 1941 को। अगला सवाल देखिए, राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ के निवासी थे? तो राव गोपाल सिंह खरवा जो थे ये कहाँ के निवासी थे आपके? तो ये आपके अजमेर मेरवाड़ा के निवासी थे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, गोपाल सिंह खरवा कहाँ के निवासी थे आपके? तो ये आपके अजमेर मेरवाड़ा के निवासी थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ देख रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर कंप्लीट मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। अब आगे देखिए, राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर मेरवाड़ा के खरवा ठिकाने के शासक थे। तो अजमेर मेरवाड़ा का जो खरवा ठिकाना था उसके शासक थे आपके गोपाल सिंह खरवा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रासबिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की। तो इन्होंने दोस्तों रासबिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की। जब इस योजना की सूचना पुलिस को मिली तो ब्रिटिश सरकार ने जून 1915 में राव गोपाल सिंह खरवा को छोड़कर टोडगढ़ में रहने का आदेश दिया। तो इन्होंने दोस्तों गोपाल सिंह को खरवा छोड़कर टोडगढ़ में रहने का आदेश दिया। तो खरवा छोड़ दिया और कहाँ का रहने का आदेश दिया? टोडगढ़ में रहने का आदेश दिया 1915 में गोपाल सिंह खरवा को। और 10 जुलाई 1915 ईस्वी को वो टोडगढ़ से भाग निकले, लेकिन सलेमाबाद में वो पकड़े गए। तो टोडगढ़ से ये भाग निकले थे दोस्तों, टोडगढ़ से ये भाग निकले थे, फिर ये वापस कहाँ पर पकड़े गए? सलेमाबाद में वापस पकड़े गए थे। और ये सवाल अभी आपका मैंने थोड़े दिन पहले करवाया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। टोडगढ़ से ये भाग गए थे 1915 में, लेकिन सलेमाबाद में वापस पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया, या 1920 में वे रिहा हो गए। तो इनको कौन सी जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को आपके तिहाड़ जेल में रखा गया था, और फिर 1920 में ये रिहा हो गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया, फिर वहां से भाग गए, सलेमाबाद में इनको वापस पकड़ा गया, फिर तिहाड़ जेल में इनको रखा गया दिल्ली की में, फिर 1920 में ये वापस रिहा हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने रखी थी? तो 1921 की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। 1921 में आपके ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा रखी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ब्यावर में अगर पूछा जाए आपसे आर्य समाज की नींव किसने रखी थी, तो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा रखी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दामोदर दास राठी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप देखिए। दामोदर दास राठी का जन्म कहां पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों पश्चिमी राजस्थान पोखरण जैसलमेर में हुआ, तथा इन्होंने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। लेकिन इन्होंने नींव कहां पर रखी? आर्य समाज की ब्यावर में रखी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। इसके लिए फरवरी 1915 में एक दिन निश्चित किया गया था। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। तो दोस्तों दामोदर दास राठी जो थे, इन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस जो थे, और इसके अलावा आपके राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। किसने? रासबिहारी बोस ने और राजा महेंद्र प्रताप ने। इसके लिए फरवरी 1915 में एक दिन निश्चित किया गया था। इस योजना की आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, दामोदर दास राठी के द्वारा प्रदान की गई थी। जन्म कहां पर हुआ? पोखरण जैसलमेर में हुआ। तो ये जन्म आपसे पूछा जा सकता है। आर्य समाज की नींव इन्होंने 1921 में ब्यावर में रखी। अगला सवाल देखिए, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? तो चेतावनी राज चुंगटिया आपकी केसरी सिंह बारट की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। केसरी सिंह का जन्म 1872 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, निकट देवपुरा में इनका जन्म हुआ। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के निकट देवपुरा में इनका जन्म हुआ था। केसरी सिंह बारट की अगर कर्मस्थली आपसे पूछी जाए तो वो कोटा थी, यानी इनका जन्म तो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली कोटा हो जाएगी। ठीक है। 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बुलाए गए दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे। तो इन्होंने दोस्तों डिंगल भाषा में 13 सोटे लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में लिखे थे 13 सोटे। किसको लिखे थे? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे। किसको लिखे थे दोस्तों? फतेह सिंह को लिखे थे। तो ये फतेह सिंह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये कहां पर जा रहे थे? 1903 में ये लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने 13 सोटे पढ़े तो फिर ये शामिल होने नहीं गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो दिल्ली पहुंचने के बाद भी वो दरबार में शामिल नहीं हुए थे, और उन्होंने 1910 में विजय सिंह पथिक के सहयोग से वीर भारत सभा की स्थापना की। तो आपके दोस्तों जो है, अगर पूछा जाए
वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना दोस्तों आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। सहायता किससे प्रदान ली थी? विजय सिंह पथिक के। तो विजय सिंह पथिक के सहयोग से वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो वीर भारत समाज की स्थापना आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। लेकिन वीर भारत सभा अगर आपसे पूछी जाए तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना आपकी केसरी सिंह बारट ने की थी। सहयोग विजय सिंह पथिक से लिया था, लेकिन स्थापना आपकी केसरी सिंह बारट ने ही करी थी। लेकिन वीर भारत समाज पूछा जाए तो फिर वहां पर विजय सिंह पथिक आपको आंसर करना है। केसरी सिंह ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह बारट एवं आपके जामाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में सशस्त्र क्रांति का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो किसके पास भेजा था दोस्तों? मास्टर अमीरचंद की सेवा में भेजा था। साधु प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां 1920 में वो उनको रिहा किया गया। तो दोस्तों इनको किस हत्याकांड के तहत जेल में डाला गया था? तो इनको साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत जेल में डाला गया था, केसरी सिंह बारट को। यह आपसे पूछा जाता है। और इनको कौन सी जेल में डाला गया था? तो हजारीबाग जेल में डाला गया था। अर्जुनलाल शेट्टी को आपके वेलूर जेल में डाला गया था। ठीक है। गोपाल सिंह खरवा को पहले आपके टोडगढ़ जेल में डाला गया, फिर उसके बाद वो वहां से भाग निकले, फिर उनको दोस्तों सलेमाबाद से पकड़ा गया, फिर उनको दिल्ली ले गए वहां पर आपके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत जो आपके हो जाएंगे ये आपके केसरी सिंह बारट, इनको हजारीबाग जेल में डाला गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जहां से 1920 में रिहा हो गए थे। केसरी सिंह ने अपना शेष जीवन कोटा में बिताया। अगस्त 1941 में इनका देहांत हो गया। फिर आते हैं दोस्तों प्रताप सिंह बारट, जो कि इनके पुत्र हो जाएंगे। तो प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र अभिभोग में किस जेल में रखा गया? देखो कंफ्यूज नहीं होना है। केसरी सिंह बारट पूछा जाए तो प्यारेलाल हत्याकांड के तहत हजारीबाग जेल में डाला गया था, लेकिन प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र के तहत बरेली जेल में डाला गया था। ये दोनों सवाल काफी बार एग्जाम में आते हैं। प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ था। तो इनका जन्म 1893 ईस्वी में कहां पर हुआ था? शाहपुरा में हुआ था। ठीक है, ये उनके पुत्र हो जाएंगे। तो शाहपुरा में इनका जन्म हुआ। प्रताप सिंह को अर्जुनलाल शेट्टी के वर्धमान विद्यालय में पढ़ने भेजा गया। वहां वे क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। 1917 में प्रताप सिंह को बनारस षड्यंत्र कांड के संदर्भ में जोधपुर के आसानाडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। तो इनको जोधपुर के आसानाडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। तो ये आसानाडा हो सकता है आपसे फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जाए, तो ध्यान रखना है। तथा बरेली जेल में इनको डाला गया। तो बरेली जेल में इनको डाला गया था दोस्तों बनारस षड्यंत्र केस के तहत। 1917 की आपकी बात हो जाएगी। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड प्रताप पर रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी देने के दबाव डालता रहा। तो ये क्लीवलैंड भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्लीवलैंड जो था इसने आपके जो है प्रताप सिंह बारट इनके ऊपर काफी अत्याचार किया था। तो चार्ल्स क्लीवलैंड आपको ध्यान रखना है, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, इसने रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी देने के दबाव डाले थे आपके प्रताप सिंह बारट के ऊपर, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लीवलैंड ने राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी मां तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है। तब प्रताप ने जवाब दिया था, तुम कहते हो कि मेरी मां मेरे लिए रात दिन रोती है और बहुत दुखी है, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं का रोने का कारण नहीं बन सकता। हारकर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। और ये पॉइंट आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये क्लीवलैंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लीवलैंड ने काफी दबाव डाला, लेकिन फिर भी प्रताप सिंह बारट ने कुछ भी अपना मुंह नहीं खोला था। ठीक है, कुछ भी जानकारी शेयर नहीं की इनके साथ। तो क्लीवलैंड ने हार कर कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। और ये आपके दोस्तों भगत सिंह की भी दोस्तों आदर्श रहे हैं प्रताप सिंह बारट। भगत सिंह जी जो है इनके आदर्श रहे हैं आपके प्रताप सिंह बारट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 24 मई 1918 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह का देहांत हो गया। तो 24 मई 1918 ईस्वी, तो 24 मई आपके 1918 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 22 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ था। तो हो सकता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, 22 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ था 24 मई 1918 को। अगला सवाल देखिए, किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय साधु वेश में अमरदास वैरागी के रूप में बिताया? तो अमरदास वैरागी के रूप में अपना समय किसने बिताया था? तो जोरावर सिंह बारट ने बिताया था। इन्होंने दोस्तों छद्म नाम धारण किया था अमरदास वैरागी का। 1912 ईस्वी में क्रांतिकारी जोरावर सिंह ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स के जुलूस में वायसराय पर बम फेंका था। तो इन्होंने दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर बम फेंका था। जोरावर सिंह पर आरा मर्डर केस के मुकदमे में वारंट जारी था, परंतु वह आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए। जोरावर सिंह बारट जो थे दोस्तों, इनके ऊपर आरा मर्डर केस के मुकदमे का वारंट भी जारी था, लेकिन ये आजीवन पकड़ में नहीं आ पाए जोरावर सिंह बारट। और इन्होंने छद्म नाम धारण किया था अमरदास बैरागी का। यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, और भूमिगत होकर ये मालवा और आपके वागड़ क्षेत्र में घूमते रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे, तो अणुव्रत आंदोलन जो है दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसके प्रणेता आपके कौन हो जाएंगे, आचार्य तुलसी हो जाएंगे। ठीक है, तो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आपके आचार्य तुलसी हो जाएंगे। आचार्य तुलसी का जन्म 1914 ईस्वी में नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। तो इनका जन्म दोस्तों नागौर जिले के आपके लाडनू कस्बे में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब हुआ था, 1914 में इनका जन्म नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बने। तो 22 वर्ष की आयु में दोस्तों ये 13 पंथ संघ जो था उसके 9वें आचार्य बने थे। तो कौन से आचार्य बने थे, 9वें आचार्य ये बने थे। इसके अलावा नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन चलाया। तो इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था आपका 1949 ईस्वी में नैतिकता के उत्थान के लिए। आचार्य तुलसी ने कहा था इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया। इंसान पहले इंसान है फिर उसके बाद हिंदू या मुसलमान है, ये किसके द्वारा कहा गया, आचार्य तुलसी के द्वारा। अणुव्रत आंदोलन 1949 में चलाया। 1914 में इनका जन्म हुआ था नागौर जिले के लाडनू कस्बे में। तो ये लाडनू नागौर भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये गौरी बाई को कहा जाता है। डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण 1829 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो ये आपके डूंगरपुर महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके लिए करवाया गया, तो गौरी बाई के लिए करवाया गया था। 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल मुकुंद मंदिर। तो बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण डूंगरपुर महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था 1829 में गौरी बाई के लिए। अला जिलाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अला जिलाबाई जो है दोस्तों ये आपकी मांड गायिका है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो भी देखिए आप। अला जिलाबाई जो है दोस्तों इनका जन्म 1902 में बीकानेर में हुआ था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ, बीकानेर में हुआ। इन्होंने केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी। तो केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश को इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, 1982 ईस्वी में। और ये सन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको, 1982। ठीक है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 1984 भी दे सकता है, 1982 आपको ध्यान रखना है। अल्ला जिलाबाई को 1983 ईस्वी में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। तो 1983 में दोस्तों अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी इनको दिया गया। अगला सवाल देखिए, मांड गायिका गौरी देवी कहाँ की रहने वाली थी। तो एक तो हमने गौरी बाई देखी जो कि डूंगरपुर की रहने वाली थी। अब हम देख रहे हैं गौरी देवी। गौरी देवी जो थी दोस्तों ये जोधपुर की रहने वाली थी। ठीक है, गौरी देवी का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो बीकानेर दरबार में इनके माता पिता जो थे वो प्रसिद्ध संगीतकार थे, लेकिन इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1920 ईस्वी में। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से सम्मोहित कर विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ। तो स्वामी केशवानंद काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षा संत है दोस्तों। इनका जन्म सीकर में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी केशवानंद का जन्म 1883 ईस्वी में सीकर जिले में मंगलूना गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ, मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिरमा इनके बचपन का नाम हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना है बिरमा किसका नाम हो जाएगा, स्वामी केशवानंद जी का बचपन का नाम हो जाएगा। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा की। तो 1921 से लेकर 1931 ईस्वी तक इन्होंने दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संग्रिया हनुमानगढ़, तो 1932 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, संग्रिया हनुमानगढ़ में जाट विद्यालय जिसको कहा जाता है ग्रामोत्थान विद्यापीठ का संचालन किया। तो इन्होंने दोस्तों जाट विद्यालय का संचालन किया था 1932 में संग्रिया हनुमानगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जाएगा। और 1944 से लेकर 1956 तक, कब से लेके कब तक, 1944 से लेकर 1956 तक दोस्तों बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशाला स्थापित करवाई। तो 300 पाठशालाएं भी इन्होंने स्थापित करवाई थी। अगला सवाल देखिए, पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है। तो पत्रकारिता का विश्व पितामह आपके किसे कहा जाता है, झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पत्रकारिता के विश्व पितामह के नाम से प्रसिद्ध पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1880 में झुंझुनू के जसरापुर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1880 में हुआ था। कहां पर हुआ था, झुंझुनू के जसरापुर गांव में हुआ था। तो ये जसरापुर गांव आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू का।
1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। तो 1905 में दोस्तों इनको पत्रकारिता की शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र जो है इनके द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें शिखर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, सी अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। तो ये नाम आपको कभी देखने को मिल जाए तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये आपके दोस्तों झाबरमल शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, जिनका संबंध आपका जसरापुर झुंझुनू से हो जाएगा। ठीक है। और इनके गुरु या दोस्तों इनको जो पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किनसे ग्रहण की? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र से इन्होंने ग्रहण की थी। अगला सवाल देखिए, रूपायन संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। कोमल कोठारी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 1929 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कपासन कस्बे में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो 1929 में दोस्तों आपके कोमल कोठारी का जन्म हुआ था कपासन चित्तौड़ में। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन के लिए 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में, तो बोरुंदा में दोस्तों विजयदान देता के साथ मिलकर रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। स्थापना किसने की थी? कोमल कोठारी ने की थी। किसके साथ मिलकर की थी? विजयदान देता के साथ मिलकर की थी 1960 में बोरुंदा नामक स्थान पर। बोरुंदा कहाँ पर हो जाएगा आपका? जोधपुर में हो जाएगा। ब्लू पोएट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? तो ब्लू पोएट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार आपके कौन हो जाएंगे? कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 में सीकर में हुआ दोस्तों। तो सीकर के मऊ गांव में इनका जन्म हुआ था। कृपाल सिंह ने ब्लू पोएट्री को देश विदेश में पहचान दिलाई। तो ब्लू पोएट्री को देश विदेश में पहचान किसने दिलाई थी दोस्तों? तो ये आपके किन्होंने दिलाई थी? कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई थी। और 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये 1974 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? तो जगजीत सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो श्री गंगानगर में इनका जन्म हुआ था। गजल गायक जगत सिंह जो है दोस्तों, जगत सिंह नहीं है दोस्तों, ये जगजीत सिंह है। यहाँ पर जगत सिंह गलत लिख दिया है। तो जगजीत सिंह जो है उन्होंने 1941 ईस्वी में श्री गंगानगर कस्बे में एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ। तो जगजीत सिंह का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। श्री गंगानगर के एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। और 10 अक्टूबर 2011 को इनका देहांत हो गया। तो 2011 को इनका देहांत हुआ था और इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। तो 2012 से इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जगजीत सिंह जो है दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? श्री गंगानगर में हुआ था। और ये राजस्थान के हो जाएंगे, सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था 1941 में। गजल गायक है ये आपके। निम्न में से मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन वीणा का आविष्कार किया गया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म जुलाई 1950 में जयपुर में हुआ था। तो विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था 1950 में। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में प्रस्तुतियां देना शुरू की थी। विश्व मोहन भट्ट ने सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो इनके द्वारा मोहन वीणा का आविष्कार किया गया था दोस्तों। किस किस को मिलाकर किया गया था? तो सितार, सरोद और वीणा। तो सितार, सरोद, वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के समन्वय करके मोहन वीणा का इन्होंने आविष्कार किया था। 14 अतिरिक्त तारों का इन्होंने समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया था। सितार, सरोद और वीणा का मिश्रण हो जाएगा ये आपका। 1994 में इन्हें संगीत उद्योग का प्रतिष्ठित ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ग्रेमी अवार्ड इनको मिल चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ग्रेमी अवार्ड इनको मिल चुका है दोस्तों आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ग्रेमी अवार्ड इनको कब दिया गया? 1994 में दिया गया। अगला सवाल देखिए, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो कपूरचंद कुलिस जो है दोस्तों ये आपके राजस्थान पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। तो कपूरचंद कुलिस जो है ये राजस्थान पत्रिका के आपके संपादक हो जाएंगे दोस्तों। इनका जन्म 1926 में हुआ था। टोंक जिले के सोडा गांव में इनका जन्म हुआ। तो टोंक जिले के सोडा गांव में इनका जन्म हुआ। 1956 में इन्होंने सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो 1956 में इन्होंने दोस्तों राजस्थान पत्रिका का संपादन शुरू किया। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के समय इन्होंने ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1975 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपके ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर थी। मैं देखता चला गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी। मैं देखता चला गया ये किसके द्वारा लिखी गई है?
कपूरचंद कुलिस के द्वारा 1975 में। कुलिस ने पोलमपोल नामक से ढूंढाड़ी भाषा में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो कुलिस ने पोलमपोल, ये पोलमपोल भी आपको ध्यान रखना है, नाम से इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो ये पोलमपोल भी आप ध्यान रखना। पोलमपोल का संबंध भी किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपके कपूरचंद कुलिस से हो जाएगा, जिनका जन्म टोंक में हुआ था, सोडा गांव में। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपका दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इनसे रिलेटेड डिटेल भी एग्जाम में पूछी जाती है। जयपुर फुट के जनक आपके कौन है? तो जयपुर फुट के जनक आपके दोस्तों प्रमोद कुमार सेट्टी हो जाएंगे, आपके पीके सेट्टी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रमोद करण या प्रमोद कुमार सेट्टी हो जाएंगे आपके पीके सेट्टी, ये जयपुर फुट के जनक हो जाएंगे। पीके सेट्टी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में यानी 1969 में दोस्तों इन्होंने दिव्यांगों के लिए कृत्रिम पैर विकसित किया था। तो आर्टिफिशियल पैर इनके द्वारा विकसित किया गया था 1969 में। और ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके सहयोग से? रामचंद्र के सहयोग से। इस कृत्रिम पैर को ही जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेमन मैग्सेस अवार्ड किसको दिया जा चुका है? तो दोस्तों ये आपके प्रमोद कुमार सेट्टी यानी पीके सेट्टी को दिया जा चुका है। डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पुरस्कार इनको प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, शहीद बीरबल सिंह का संबंध किस राजनीतिक संस्था से है? तो दोस्तों बीरबल सिंह का संबंध किस राजनीतिक संस्था से हो जाएगा? तो इनका बीकानेर प्रजा परिषद से संबंध हो जाएगा। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। तो बीरबल सिंह जो है दोस्तों, इनका जन्म रायसिंह नगर गंगानगर जिले में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनका जन्म तो कहां पर हुआ? रायसिंह नगर गंगानगर में हुआ, लेकिन इनका संबंध हो जाएगा बीकानेर प्रजा परिषद से, क्योंकि इसके ये सदस्य हो जाएंगे। और 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। तो 1946 में दोस्तों रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिसमें बीरबल सिंह तिरंगे को हाथ में लिए हुए ही शहीद हो गए। इसलिए आपका बीरबल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और ये बात हो जाएगी आपकी 1 जुलाई 1946 की। कब की हो जाएगी दोस्तों? 1 जुलाई आपकी 1946 की बात हो जाएगी। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ये इंपोर्टेंट सवाल बनता है आपका। अगला सवाल देखिए, डूंगरजी जवाहर जी कहाँ के रहने वाले थे? तो डूंगरजी जवाहर जी आपके सीकर के रहने वाले थे। डूंगरजी जवाहर जी आपके काका भतीजा थे दोस्तों। क्या कहते? काका और भतीजा। सीकर जिले के आपके रहने वाले थे। डूंगरजी जो थे ये सिक्योरिटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा अंग्रेज छावनियां नसीराबाद एवं धनाढ़ियों की संपत्ति लूटकर निर्धनों की सहायता की। तो नसीराबाद छावनी को भी लूटा था आपके डूंगरजी ने। डूंगरजी के साले भैरू सिंह ने डूंगरजी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और वहां उन्हें अंग्रेजों को पकड़वा दिया। तो इनका साला जो था वो भैरू सिंह ने डूंगरजी को पकड़वा दिया था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अंग्रेजों ने डूंगरजी को आगरा के दुर्ग में कैद कर लिया। यहाँ से लोठूजी जाट, बालू नाई, सांकू लुहार और करना मीना ने बुद्धिमता से डूंगरजी को छुड़वा लिया। कुछ दिनों बाद बीकानेर के गढ़ सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगरजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी बचकर बीकानेर रियासत के खेरकट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उनको शरण दी थी। तो ये बीकानेर पहुंच गए थे और यहाँ पर रतन सिंह ने इनको शरण प्रदान की थी खेरकट्टा नामक स्थान पर। डूंगरजी जैसलमेर रियासत से गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और जोधपुर के दुर्ग में डूंगरजी का निधन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका निधन कहां पर हुआ था? जोधपुर के दुर्ग में इनका निधन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीकर क्षेत्र का वह क्रांतिकारी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में डूंगरजी और जवाहर जी की सहायता की थी। तो डूंगरजी और जवाहर जी की सहायता लोठूजी जाट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोठूजी जाट का जन्म जो था दोस्तों ये निठारवाल परिवार में 1804 में रिंगत सीकर में हुआ था। तो इनका जन्म निठारवाल परिवार 1804 में रिंगत सीकर में हुआ। वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण वे अपनी बहन के पास बठोट सीकर में आ गए। तो इनके ठाकुर से अनबन हो गई थी, तो ये बठोट सीकर आ गए। लोटू जी ने डूंगरजी जवाहर जी को अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भरपूर सहायता की थी। तो इनकी सहायता किसने की थी? लोटू जी जाट ने की थी, डूंगरजी और जवाहर जी की सहायता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो सर्वप्रथम राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी था जिसको फांसी पर लटकाया गया था? तो ये अमरचंद भाटिया हो जाएंगे। बीकानेर के निवासी थे आपके अमरचंद भाटिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया ग्वालियर में व्यापार चलाते थे।
तो इन्हें दोस्तों 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और ये व्यापार कहाँ पर चलाते थे? ग्वालियर में चलाते थे। लेकिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका बीकानेर में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे की आर्थिक सहायता दी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, जोधपुर जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? तो किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? 19 जून 1942 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, कभी कभार डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। 19 जून 1942 को दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा जो है, इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। राजस्थान के जतिन दास के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा गांव में हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों नागौर में हुआ था, पिलवा गांव में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म 1908 में हुआ था। 1942 में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दार भंडार की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नागौर में अगर चरखा संघ की स्थापना पूछी जाए और आपके खाद्य भंडार की स्थापना पूछी जाए तो किसके द्वारा की गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। ये दोनों फैक्ट भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1934 के आसपास की गई थी आपकी चरखा संघ और खदार भंडार की स्थापना। तो यहाँ पर 19 जून 1942 आपको ध्यान रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा। भूख हड़ताल के कारण इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। 9 जून को इनको जेल में डाला गया था, लेकिन 19 जून 1942 को लंबी भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनका देहांत हो गया। तो 9 जून को इनको जेल में डाला गया और 19 जून को इनका देहांत हो गया था 10 दिन बाद। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकों का प्रकाशन किया? तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा अगर आपसे पूछा जाए, चाहे जैसलमेर का गुंडा राज पूछा जाए या फिर आपका आज़ादी के दीवाने आपसे पूछी जाए, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। जैसलमेर में जन्मे थे आपके सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने पुस्तकें छपवाकर जैसलमेर राजशाही की कटु आलोचना की। इस कारण सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। तो इनको जेल में कब डाला गया? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 24 मई 1941 को इनको जेल में डाला गया था। कब डाला गया दोस्तों? 24 मई 1941 को इनको जेल में डाला गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1946 में, अप्रैल 1946 में जेल में इन पर केरोसिन तेल छिड़ककर थानेदार गुमान सिंह ने इन्हें जिंदा जला दिया था। किसने जलाया था दोस्तों? गुमान सिंह ने इनको जिंदा जला दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 24 मई 1941 से 1946 आपको ध्यान रखना है, लगभग 6 साल की इनको जेल हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है, 6 साल वाला। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था? तो विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम हो जाएगा भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह था। उनका जन्म 1882 में यूपी के बुलंदशहर जिले के गुठावली गांव में हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों यूपी में हुआ था, बुलंदशहर जिले के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था। विजय सिंह पथिक का कहां पर हुआ था? यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ था। पथिक ने राजस्थान में रहकर अजमेर में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। वे वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के सह संस्थापक भी थे। उन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों का संपादन भी किया। वे संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते थे। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, दूसरे चरण का। यह आपको ध्यान रखना है। सरदार के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सरदार के नाम से कौन विख्यात है आपके? तो हरलाल सिंह खरा जो है ये आपके विख्यात है। तो सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू में हुआ था, हनुमानपुरा गांव में। सरदार हरलाल सिंह अनपढ़ थे। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी हरलाल सिंह के द्वारा की गई थी और इनका जन्म झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। तो विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की? पूछा जाएगा तो सही कर देना, हरलाल सिंह के द्वारा की गई थी। इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन व जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहभागियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के लिए दैनिक नवज्योति अखबार का संपादन किसने किया? तो दैनिक नवज्योति अखबार का संपादन किसने किया? अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर पूछा गया है नवज्योति, ठीक है, नवजीवन नहीं पूछा गया है, नवज्योति पूछा गया है। तो नवज्योति जो है इसका संपादन दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा किया गया था।
ठीक है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में सीकर जिले में नीम के थाना में हुआ था। तो दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में सीकर जिले के नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके पश्चात सांबर तथा कानपुर में हुई। दुर्गा प्रसाद ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। तो इन्होंने राजस्थान सेवा संघ के तहत कार्य भी किया और 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार ये जेल गए। इन्होंने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति अखबार का संपादन किया था दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। जानकी देवी बजाज का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो जानकी देवी बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से रहा है और ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जानकी देवी बजाज का जन्म 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में इनका जन्म हुआ था। वे लक्ष्मणगढ़ सीकर के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी। इनका विवाह 1902 में जमनालाल बजाज के साथ हुआ। तो इनका विवाह 1902 में जमनालाल बजाज के साथ हुआ था। इन्होंने जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। बजाज जी के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो जब आपके जमनालाल बजाज जी का देहांत हो गया तो दोस्तों जानकी देवी बजाज जो है इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये गौ सेवा संघ का अध्यक्ष वाला सवाल जो है ये आ चुका है एग्जाम में। वे जयपुर प्रजामंडल के 1944 में आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। तो जयपुर प्रजामंडल के 1944 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो 1944 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, उसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो जानकी देवी बजाज चुनी गई थी। जबकि 1900 आपका दोस्तों 38 में जो अधिवेशन हुआ था जयपुर का, उसमें आपके दोस्तों अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज और 1944 में कौन हो जाएगी आपकी? जानकी देवी बजाज। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, 1938 वाला और 1944 वाला। 1938 में तो आपके जमनालाल बजाज हो जाएंगे और 1944 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? आपके जानकी देवी बजाज ने की है। और गौ सेवा संघ का अध्यक्ष इनको बनाया गया था जमनालाल बजाज की मृत्यु होने के बाद। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला आपकी कौन हो जाएगी? अंजना देवी चौधरी हो जाएगी। अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में अग्रवाल परिवार में हुआ था। तो अंजना देवी चौधरी का जन्म दोस्तों अग्रवाल परिवार में हुआ था, श्री माधोपुर सीकर में। ठीक है। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। तो आपके अंजना देवी चौधरी जो थे ये किनकी पत्नी हो जाएगी? रामनारायण चौधरी जी की पत्नी हो जाएगी और इनका विवाह 1911 में हुआ था। इन्होंने अपने पति के साथ 1921 से 24 में मेवाड़ व बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया। तो इन्होंने दोस्तों मेवाड़ और बूंदी राज्यों में, तो ध्यान रखना है मेवाड़ और बूंदी राज्य अगर दे दिया जाए कि स्त्रियों में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किसने किया था, तो भैया ये किसने किया? आपके अंजना देवी चौधरी के द्वारा किया गया। यह राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये फैक्ट तो काफी बार आता रहता है। निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी का संबंध वनस्थली से स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर कार्यक्रम से रहा है? तो ये रतन देवी शास्त्री का रहा है, जो कि आपकी हीरालाल शास्त्री की पत्नी हो जाएगी। तो रतन देवी शास्त्री का जन्म 1912 में मध्य प्रदेश के खाचरोद में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1912 में हुआ था मध्य प्रदेश के खाचरोद में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ। 1929 में वनस्थली में इन्होंने अपने पति हीरालाल शास्त्री द्वारा बालिका शिक्षा के लिए स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रत्ना शास्त्री ने दोस्तों 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो इन्होंने दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में 1939 में भाग लिया सक्रिय रूप से, और इन्होंने 1942 में अगस्त क्रांति में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। तो 1942 में इन्होंने दोस्तों भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे बिजोली आती रहेगी, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन रमा देवी के द्वारा कहा गया था दोस्तों। रमा देवी का संबंध जयपुर में गंगा साय के घर में हुआ था। तो दोस्तों रमा देवी का संबंध जयपुर से है और इनका जन्म गंगा साय के घर में हुआ था। ये 11 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। इन्होंने गांधी विचारधारा रखने वाले लादूराम जोशी से पुनर्विवाह किया था। तो इन्होंने दोस्तों लादूराम जोशी जो है इनसे पुनर्विवाह किया था रमा देवी ने। वे खादी से के कपड़े पहनती थी तथा राजस्थान सेवा संघ की कर्मठ कार्यकर्ता थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय अपने पति लादूराम जोशी के साथ 1931 में बिजोलिया गई, जहां इन्हें गिरफ्तार किया गया। 1930 से लेकर 1932 में क्रमशः सत्याग्रह में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। तो सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में इन्होंने भाग लिया। अब आगे देखिए, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता के रचयिता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जो है ये कविता के रचयिता कौन है? ये कविराज बाकीदास है। बाकीदास का संबंध वैसे तो जोधपुर से है, लेकिन ये कविता आपके भरतपुर के संबंध में लिखी गई थी।
ठीक है, तो इसको देखिए, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? कवि राजा बांकीदास हो जाएंगे। कवि राजा बांकीदास जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि थे, तो ये जोधपुर के नरेश मान सिंह के राजकवि हो जाएंगे और काव्य गुरु हो जाएंगे। बांकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर की रचना कर जन जागृति फैलाई। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों से प्रकाशित हो चुकी है। तो इनकी ग्रंथावली जो है वो नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए इनकी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 3 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी लिखी है और 1883 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, वीर सत्सई के रचयिता थे, तो वीर सत्सई के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति के समय वीर सत्सई की रचना की। सूर्यमल मिश्रण का दोहा है दोस्तों, बीरम बरसा बीतियो गुण चो चंद गुणीस बिसहर तित गुरु जेठ बद समय पलटरी शीस। कवि गिरवरदान ने भी आवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे, जिसकी पहली व अंतिम पंक्ति क्रमशः है, बरती वध बरस पडेल भेद अपाय आजाद हिंद करवा उमंग निडर आवा नाथ हारे। तो ये दोस्तों ये आपकी गिरवरदान के द्वारा भी लिखी गई थी। आवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे गए थे, किसके द्वारा? गिरवरदान के द्वारा। तो अगर पूछा जाए आवा के युद्ध पर 3 छप्पे किसने लिखे थे दोस्तों, तो ये गिरवरदान के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस वीर को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है। बाणासुर का शहीद जो है ये मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है दोस्तों। बाणासुर के शहीद नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के बाणासुर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, बाणासुर गांव में। ठीक है, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी, कब हुआ था? तो 1921 में इनका जन्म हुआ था, 1 सितंबर 1924 को, सॉरी। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं, अब देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें मेजर शैतान सिंह ने नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की चार्ली कंपनी रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। तो चार्ली कंपनी रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी, 13वीं कुमायूनी बटालियन की चार्ली कंपनी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 13वीं कुमायून बटालियन की चार्ली कंपनी रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। उन्होंने अपने 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने को मजबूर किया। तो 120 साथियों के साथ 2 बार पीछे हटने को मजबूर किया। 38 वर्ष की उम्र में 18 नवंबर 1962 को शत्रु सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की इन्होंने कुर्बानी दे दी। तो 1962 में दोस्तों इन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी 18 नवंबर 1962 में। और मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति थे राजस्थानी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो प्रथम राजस्थानी आपके कौन हो जाएंगे? पीरू सिंह हो जाएंगे, जबकि दूसरे आपके शैतान सिंह हो जाएंगे। मेजर पीरू सिंह का जन्म 1918 ईस्वी में झुंझुनू के रामपुरा वेरी गांव में हुआ। तो झुंझुनू में रामपुरा वेरी गांव में इनका जन्म हुआ। जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तीतवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। तो जुलाई 1948 की बात हो जाएगी दोस्तों ये आपकी। ठीक है, 6 राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 राजपूताना राइफल्स, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी राजपूताना राइफल्स हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। फिर इसके आगे देखिए, इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सीकर निवासी सूबेदार चुनाराम फगड़िया को मिला। तो पहला परमवीर चक्र तो पीरू सिंह को मिला, दूसरा परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को मिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पहला महावीर चक्र किसको मिला था, तो महावीर चक्र अलग हो जाएगा। महावीर चक्र आपका किसको मिला? चुनाराम फगड़िया को मिला है। ठीक है, को 1948 के भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला महावीर चक्र किसको दिया गया? चुनाराम फगड़िया को दिया गया है। ये सभी सवाल मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन बार बार करवाने पड़ते हैं क्योंकि नए बच्चे फिर से देखते हैं, उनको पता नहीं रहता, वो ऊपर जाके क्रॉस चेक करते नहीं है कौन सा सवाल सर ने डाल रखा है, तो दोबारा से पढ़ाना पड़ता है, दोबारा से सवाल डालने पड़ते हैं। बनी ठनी चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? तो बनी ठनी चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। किशनगढ़ चित्रशैली का चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? निहाल चंद को जाता है। यह किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। इन्होंने सामंत सिंह को उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। किनके प्रयासों से बाल विवाह
पर रोक हेतु 1929 ईस्वी में सरकार ने एक्ट पारित किया था। तो ये हरविलास शारदा एक्ट आपका पारित हुआ था 1929 में दोस्तों। ठीक है, बाल विवाह के विरुद्ध था ये। चांदकरण शारदा वो उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलितों के उद्धार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। तो चांदकरण शारदा जो है और उनकी पत्नी सुखदा देवी है, इन्होंने भी दोस्तों दलितों के उद्धार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जो ये आपका हरविलास शारदा एक्ट था, इसमें आपके पुरुषों की आयु यानी मेल की आयु 18 थी और फीमेल की आयु 14 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। लड़कियों की आयु 14 वर्ष हो जाएगी और पुरुष की आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। समाज सुधारक पंडित हरिनारायण शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अलवर के रहने वाले हैं। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने हरिजनों के उद्धार के लिए सराहनीय कार्य किए। इन्होंने समाज सेवा के कार्यों से प्रभावित होकर अलवर के महाराजा ने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था। किसको दोस्तों? पंडित हरिनारायण शर्मा को सलाहकार नियुक्त किया था अलवर के महाराजा ने। सुरजी भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो सुरजी भगत आपके कहाँ के रहने वाले हो जाएंगे दोस्तों? तो ये लसोड़िया के रहने वाले हो जाएंगे। सुरजी भगत आपके लसोड़िया के रहने वाले हो जाएंगे। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि सुरजी भगत जो है इन्हें सूरमल दास के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म लसोड़िया गांव में खराड़ी परिवार में हुआ था। तो लसोड़िया गांव खराड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लसोड़िया गांव में और खराड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ। विरुद्ध छतरी किस साहित्यकार की रचना है? तो ये दुर्साहड़ा की रचना है दोस्तों, विरुद्ध छतरी। ये आपको ध्यान रखना है। मुगल शासक अकबर के समकालीन दुर्साहड़ा ने महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध छतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध। इसके अलावा किरतार बाहुनी, वीरम देव सोलंकीरा दुहा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो विरुद्ध छतरी, किरतार बाहुनी, वीरम देव सोलंकीरा दुहा जो है ये दुर्साहड़ा की प्रमुख रचनाएं हैं। दुर्साहड़ा वैसे तो अकबर के दरबार में रहता था, लेकिन इसने दोस्तों महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन की प्रशंसा की है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार थे। तो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयालदास हो जाएंगे। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयालदास की ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात मुगल मराठा के राठौड़ों के संबंध जानने, फरहान निशान राजस्थानी में अनुवाद, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दयालदास की ख्यात जो है ये भी आपकी दयालदास के द्वारा लिखी गई है और बीकानेर राठौड़ की ख्यात जो है ये भी आपकी दोस्तों आपके दयालदास के द्वारा लिखी गई है। ये किसके दरबार में हो जाएंगे दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रतन सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? बीकानेर नरेश रतन सिंह के दरबार में हो जाएंगे दयालदास। दयालदास की ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना श्यामल दास ने की है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। तो इनका जन्म 1836 में धोकलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा में, धोकलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। और ये शंभू सिंह के भी दरबारी थे और सज्जन सिंह के भी दरबारी थे। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर श्यामल दास ने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो दोस्तों वीर विनोद नामक ग्रंथ इन्होंने किसके आदेश पर लिखना प्रारंभ किया था? तो शंभू सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ये सवाल अभी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। सज्जन सिंह काफी लोग बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर शंभू सिंह ये आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर ही आपके वीर विनोद लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर श्यामल दास ने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। तो केसर हिंद की उपाधि तो अंग्रेजी देते हैं, तो ये ब्रिटिश सरकार ने दी, और कवि राजा की उपाधि दोस्तों मेवाड़ शासक ने दे दी। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे, जीएच ओझा हो जाएंगे दोस्तों। और जीएच ओझा का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में 1863 में हुआ था। तो रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ 1863 में। इनकी दोस्तों प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए महामहोपाध्याय की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि जो है दोस्तों ये किसको प्रदान की गई? तो ये आपके जीएच ओझा को प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई? तो ये आपके किसको दी गई थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दी गई थी। और केसर हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? कविराजा श्यामल दास को दी गई थी। धरती दोहरारी गीत के रचयिता कौन थे? तो धरती दोहरारी गीत के रचयिता आपके कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में हुआ था। तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो सुजानगढ़ में हुआ था। सुजानगढ़ चूरू में कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया ने धरती दोहरारी तथा पीथल और पातल जैसे लोकप्रिय गीतों की रचना की। तो पीथल, पातल और धरती दोहरारी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है।
बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये विजयदान देथा का उपनाम हो जाएगा बिज्जी। विजयदान देथा को दोस्तों बिज्जी के नाम से जाना जाता है। विजयदान देथा का जन्म 1926 ईस्वी में जोधपुर के बोरुंदा में हुआ था। तो इनका जन्म जोधपुर के बोरुंदा में हुआ। इन्होंने बातारी फुलवारी 1960 में लिखी, बापू के 3 हत्यारे 1948 में लिखी, चौधरायन की चतुराई 1996 में लिखी, दुविधा और अलेकु हिटलर नामक कृतियों की रचना की। तो बापू के 3 हत्यारे, बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में आपकी विभक्त है, कितने खंडों में हो जाएगी आपकी? 14 खंडों में हो जाएगी। ठीक है। दुविधा और अलेकु हिटलर भी इनके द्वारा लिखी गई है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। इनको बिज्जी के नाम से जाना जाता है। उनकी एक लोक कथा पर मणिकोल ने दुविधा फिल्म बनाई। तो इनकी एक लोक कथा जो है उस पर मणिकोल जो है इसने दुविधा नामक फिल्म बनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। फिर इसी कथा पर दुविधा बनी पहले, फिर आपकी पहेली बन गई, जो कि किसने बनाई? अमोल पालेकर ने बनाई। यानी कि दुविधा जो है वो तो मणिकोल ने बनाई, पहेली आपके अमोल पालेकर ने बनाई। इन्हें 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये विजयदान देथा से संबंधित है। 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2002 में आपका बिहारी पुरस्कार, 2006 में आपका दोस्तों साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में इनको राजस्थान रत्न दिया गया। तो 2007 में इनको पद्मश्री मिला था, 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया, 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि आपका दोस्तों एक केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में किसको मिला था? तो 1986 में आपको दोस्तों इसको कन्हैयालाल सेठिया को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। कटरातल सीकर में 1934 में आयोजित हुए महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किशोरी देवी ने की थी। किशोरी देवी ने अपने पति सरदार हरलाल सिंह के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागृति फैलाने का कार्य किया था। सिरोही के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं पर किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर में कटरातल नामक में स्थान पर 1934 में दोस्तों किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और यहाँ पर भाषण किसने दिया था? तो भाषण यहाँ पर उत्तमा देवी ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भाषण उत्तमा देवी ने दिया था, यानी मुख्य वक्ता आपकी उत्तमा देवी हो जाएगी। और 1934 में दोस्तों आपका एक कटरातल सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हमने मोटा मोटा पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है दोस्तों तो क्लास 10th की जो आपकी किताब है उससे आप पढ़ सकते हो। ये सारा कंटेंट मैं बताऊँ आपको, जितनी भी कोचिंगें बनाती है ये क्लास 10th की किताब से या फिर कुछ और जो आपकी ऑथेंटिक किताबें हैं उनसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।